हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से ही बहुत बहुत स्वागत है। 9 जनवरी 2026 फ्राइडे यानी शुक्रवार का दिन। और हमारी जो डेली न्यूज़ एनालिसिस है वो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और इस न्यूज़ एनालिसिस में जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि हम सिर्फ द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से ही नहीं बल्कि और भी सोर्सेज से न्यूज़ यहाँ पर कवर कर रहे हैं, जैसे कि पीआईबी हो गया या फिर हमारा ऑल इंडिया रेडियो हो गया या इस तरीके के जो भी और सोर्सेज हैं वो। तो चलिए देखते हैं कि आज हम कौन कौन से आर्टिकल्स जो है वो कवर करेंगे। आज हम लोग बेसिकली द हिंदू के 3 आर्टिकल्स कवर करने वाले हैं, जिसमें बात करी जाएगी नेट ग्रिड को लेकर। ठीक है, नेट ग्रिड बेसिकली एक सर्च इंजन है ऑफ डिजिटल ऑथोरिटेनिज्म, इसके बारे में बात करेंगे। फिर जो इंडिया के क्लाइमेट टारगेट्स हैं उनको लेकर इंडिया की प्रोग्रेस, उसके बारे में बात करेंगे। और इसरो जो है वो एक 12 जनवरी को PSLV C62 दैट इज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट N1 यहाँ पर लॉन्च करने वाला है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद PIB के 2 आर्टिकल्स हम लोग देखेंगे। सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन ऑफ आइस फॉर्मेशन गिव्स एविडेंस ऑफ पैराडॉक्सिकल फिनोमेना ऑफ वाटर। इसमें बेसिकली एक इफेक्ट की हम लोग बात करेंगे दैट इज एम्पेम्बा इफेक्ट। ठीक है, इस इफेक्ट के बारे में बात करेंगे कि क्या है ये इफेक्ट। और इसके साथ जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है उसका यहाँ पर फाउंडेशन डे मनाया गया है और इसमें कुछ की इनिशिएटिव्स जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, तो ये हमारे आज के 5 आर्टिकल्स रहेंगे जो हमें डिस्कस करने हैं। और इस पूरे के पूरे सेशन की जो PDF है वो आपको कहाँ से मिलेगी, वो आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले आर्टिकल से। सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन ऑफ आइस फॉर्मेशन गिव्स द एविडेंस ऑफ अ पैराडॉक्सिकल फिनोमेना ऑफ वाटर। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, ये बेसिकली एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन्होंने एक पहला सुपर कंप्यूटर पावर्ड सिमुलेशन किया है और ये क्या समझाना चाह रहे हैं बेसिकली, जो एम्पेम्बा इफेक्ट है इसको। ठीक है, एम्पेम्बा इफेक्ट बेसिकली होता क्या है, ये एक ऐसा फिनोमेना है जहाँ पर जो गर्म पानी है, ठीक है, जो हॉटर वाटर है दैट फ्रीजेस फास्टर देन कोल्डर वाटर। यानी कि अगर 2 तरीके का पानी है, एक का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा है और दूसरे का टेम्परेचर थोड़ा सा कम है, और दोनों ही पानी को अगर आप फ्रीज़ करें तो जो पानी गर्म था शुरुआत में वो जल्दी फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये फिनोमेना कहता है एम्पेम्बा इफेक्ट। ठीक है, तो एरिस्टोटल ने पहली बार इस इफेक्ट को जो है वो मेट्रोलॉजिका में इफेक्ट को नोट किया था और बाद में इसको 20th सेंचुरी में रीडिस्कवर किया गया बाय इरास्टो एम्पेम्बा। इरास्टो एम्पेम्बा बेसिकली एक तंजानिया के साइंटिस्ट रहे हैं। ठीक है, तंजानिया के फिजिसिस्ट या साइंटिस्ट रहे हैं, इनके नाम पर ही इसका नाम रखा गया है। ठीक है, इन्होंने ही इसको जो है वो डिस्कवर किया था 20th सेंचुरी में। अब ये स्टडी ये दिखाती है कि वाटर जो है वो डायरेक्टली फ्रीज नहीं होता, कि मतलब जैसे ही आप वाटर लिक्विड को जब फ्रीज करते हैं, जब जमाते हैं, तो वो डायरेक्टली फ्रीज नहीं होता। ठीक है, बल्कि वो कुछ शॉर्ट लिव्ड इंटरमीडिएट मॉलिक्यूलर स्टेट से पास होता है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसी उसकी इंटरमोलिकुलर स्टेट्स होती हैं सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड बनने के बीच में, जो कम समय की होती हैं, शॉर्ट लिव्ड होती हैं। ठीक है, और स्टार्टिंग टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हुए वाटर जो है इन स्टेट्स में अलग अलग ड्यूरेशंस के लिए रह सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए, जैसा मतलब इस इफेक्ट में समझाया गया कि अगर कोई पानी इनिशियली थोड़ा सा ठंडा था और उसको अगर आप फ्रीज कर रहे हैं तो वो क्या होगा कि जो ये इंटरमीडिएट मॉलिक्यूलर स्टेट्स हैं इनमें ज़्यादा समय के लिए रहेगा, तो उस पानी को फ्रीज होने में ज़्यादा समय लगेगा। और वहीं जो आपका पानी शुरुआत में थोड़ा सा गर्म था, जब आप उसको अगर फ्रीज करने जाएंगे तो वो इस तरीके की इंटरमीडिएट मॉलिक्यूलर स्टेट्स में कम समय के लिए रहेगा, इसलिए वो जल्दी फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है कि हॉटर वाटर्स कैन समटाइम्स बाईपास दिस डिलेज एंड रीच द आइस न्यूक्लियेशन फास्टर देन कोल्डर वाटर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि इस तरीके के जो ये मॉलिक्यूलर स्टेट्स हैं, इंटरमीडिएट मॉलिक्यूलर स्टेट्स, उनको कभी कभी जो गर्म पानी है कंपैरेटिवली जो हॉटर वाटर है वो इन डिलेज को बाईपास करता है और वो आइस न्यूक्लियेशन में जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है, इसीलिए इसी से हमें ये एक्सप्लेन होता है कि क्यों जो हॉट वाटर है वो जल्दी फ्रीज हो जाता है। ठीक है, या पहले फ्रीज हो जाता है कंपेयर टू द कोल्ड वाटर। अब ये जो फाइंडिंग्स हैं ये एम्पेम्बा इफेक्ट रियल है इस बात को कंफर्म करती हैं, और ये सिर्फ वाटर में ही लिमिटेड नहीं है, ये बाकी ऐसे फ्लूइड्स में भी हो सकता है जो फ्लूइड टू सॉलिड फेज ट्रांजिशन जिनमें होता है। यानी कि कोई भी ऐसा लिक्विड जो फ्लूइड टू सॉलिड, या आप कह सकते हैं कि लिक्विड टू सॉलिड फेज ट्रांजिशन जिसमें भी हो सकता है, उनमें भी ये इफेक्ट पाया जाता है, सिर्फ वाटर में ही नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये जो स्टडी है ये हमारी आउट ऑफ द इक्विलिब्रियम फिनोमेना, इसकी अंडरस्टैंडिंग को और डीप करती है और ये हमें इंसाइट्स प्रोवाइड करती है फॉर बेटर कूलिंग एंड थर्मल कंट्रोल इन नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, जो हमारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी या जो नेक्स्ट जनरेशन के इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनमें हम कैसे थर्मल कंट्रोल या बेटर कूलिंग ला सकते हैं, उस चीज़ के बारे में भी हमें ये बताती है।
ठीक है। और ये नॉन इक्विलिब्रियम फिजिक्स में एक मेजर ब्रेक थ्रू है विच इज रिवॉल्विंग लॉन्ग स्टैंडिंग एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल डिबेट्स। ठीक है, तो बहुत लंबे समय से रिजॉल्विंग लॉन्ग स्टैंडिंग एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल डिबेट्स, तो कई सारे बहुत लंबे समय से थ्योरी और एक्सपेरिमेंट्स के वजह से, मतलब उन चीज़ों के बीच में इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा क्या था, डिबेट्स चलते रहते थे, है ना, लेकिन उसको यहाँ पर रिजॉल्व किया जा रहा है इस इफेक्ट के थ्रू। आई होप बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसके तहत आपको इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के डेली हम लोग जो आर्टिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, वो शेयर करते हैं। जैसे ये फ्रंट पेज एडिटोरियल्स, ओपिनियंस, आइडियाज़, एक्सप्लेन्ड इकोनॉमी का पेज है, टेक्स्ट कंटेक्स्ट है, साइंस है, स्पोर्ट्स है। तो अगर आप डायरेक्टली न्यूज़पेपर्स में से इन आर्टिकल्स को पढ़ना चाहते हैं खुद से, तो यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन प्लान दिए गए हैं इनमें से किसी भी सब्सक्रिप्शन प्लान में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको किसी भी एक सब्सक्रिप्शन प्लान के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इस UPI ID या QR कोड पे पेमेंट करना है, और व्हाट्सएप नंबर हमारा ये है, इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर दें तो आपको डेली बेसिस पर जो PDFs हैं, ठीक है, इन न्यूज़पेपर्स की जो PDF हैं, आपको व्हाट्सएप और मेल के थ्रू मिल जाएगी। उसके बाद आप इन आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं। चलिए अगले आर्टिकल पर चलते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS का फाउंडेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया और कुछ की इनिशिएटिव्स यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने अपना 79th फाउंडेशन डे मनाया है 6 जनवरी को। ठीक है, और BIS बेसिकली क्या है, ये नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ठीक है, किसके अंडर में ये काम करती है, ध्यान रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। और इसका काम ये है कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग प्रोडक्ट सेफ्टी, रिलायबिलिटी एंड ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस, कि जो भी प्रोडक्ट है वो सेफ होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए और ग्लोबली कम्पिटिटिव प्रोडक्ट होना चाहिए, ये इंश्योर करना इसका काम है। ठीक है, इसको इनिशियली सेटअप किया गया था एज एन इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन, पहले इसको ISI कहा जाता था। आपको सुना भी होगा आपने, बहुत सारे, अगर आपके घर में कोई पुराने इक्विपमेंट्स हैं, खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, उनमें पहले से ये ISI मार्क बना होता था। ठीक है, ISI का मतलब भी वही होता था कि वो स्टैंडर्डाइज्ड मार्क्स है, मतलब अगर कोई प्रोडक्ट ISI मार्क्ड है तो इसका मतलब उसकी जो क्वालिटी है ना, जो उसकी सेफ्टी है वो अच्छी होगी। और ये पहले ISI ही था जो 6 जनवरी 1947 को बना था और बाद में इसको रीनेम करके BIS किया गया। ठीक है बात। अब यहाँ पर इसके लीगल फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का एक एक्ट है 2016 जो स्टैंडर्डाइजेशन, सर्टिफिकेशन एंड हॉलमार्किंग को लेकर स्टैट्यूटरी बैकिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक लीगल स्टेटस प्रोवाइड करता है। इसका विजन ये है कि जो मेड इन इंडिया चल रहा है, मेड इन इंडिया को ट्रस्टेड बाय इंडिया एंड ट्रस्टेड बाय द वर्ल्ड, इसमें ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, और कैसे, थ्रू डिजिटली इनेबल्ड एंड ग्लोबली हार्मोनाइज्ड क्वालिटी इकोसिस्टम। ठीक है, एक क्वालिटी इकोसिस्टम डेवलप करना है जो डिजिटली इनेबल्ड हो और ग्लोबली, मतलब पूरे दुनिया में जिस तरीके के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उसको ये अडेयर कर रहा है। रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो इसमें एनुअल मिनिमम मार्किंग फ़ी कंसेशंस प्रोवाइड किए गए हैं MSMEs के लिए, 80% माइक्रो के लिए, 50% स्मॉल के लिए और 20% मीडियम के लिए। इन हाउस लेबोरेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर लार्ज इंडस्ट्रीज़। ठीक है, जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए खुद की इंडस्ट्रीज़, खुद की लेबोरेटरीज वगैरह होनी चाहिए, उसको लेकर भी रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। और फिर इसकी एक स्कीम है दैट इज़ सिल्वर HUID हॉलमार्किंग स्कीम। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है कि जो भी आपकी सिल्वर की ज्वेलरी वगैरह होगी उसमें एक HUID हॉलमार्क होना चाहिए। तो इस तरीके की HUID बेस्ड हॉलमार्किंग को मैंडेटरी किया गया है। अच्छा, किस डेट से किया है, ये 2025 में ही हुआ है, ये आप मुझे बताइएगा कि HUID बेस्ड हॉलमार्किंग जो है वो मैंडेटरी कर दी गई है फॉर सिल्वर। हालांकि सिल्वर हॉलमार्किंग जो है वो अभी भी वॉलंटरी है। बेसिकली पहले से क्या होता था कि कोई भी जो सिल्वर का ज्वेलरी वगैरह बनती थी उसमें हॉलमार्किंग की जाती थी। ठीक है, तो वो अभी भी मैंडेटरी है, लेकिन ये HUID बेस्ड हॉलमार्किंग को मैंडेटरी कर दिया गया है। ठीक है, और HUID बेस्ड हॉलमार्किंग बेसिकली वही मैंने बताया कि BIS की एक स्कीम है। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि जैसे कोई भी आपकी सिल्वर की ज्वेलरी वगैरह है ना, तो उसमें इस तरीके की एक HUID बेस्ड, मतलब एक यूनिक ID उसकी होगी। उससे फ़ायदा ये होगा कि कोई भी जो सिल्वर का प्रोडक्ट है आप उसकी क्वालिटी इंश्योर कर सकते हैं। ठीक है, आप उसके जेन्युइननेस के बारे में पता लगा सकते हैं, वो इससे फ़ायदा रहेगा। तो ये HUID बेस्ड जो मार्किंग है ये मैंडेटरी कर दी गई है, लेकिन सिल्वर और मॉल मार्किंग जो है वो अभी भी वॉलंटरी है। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा कि HUID बेस्ड मार्किंग को कब से जो है वो मैंडेटरी किया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं BIS स्टैंडर्ड पोर्टल्स। यहाँ पर कौन कौन से की इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं। देख, ये एक एंड टू एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि स्टैंडर्ड्स फॉर्मुलेशन, रिव्यू और एक्सपर्ट्स कोलैबोरेशन इन सबको इंटीग्रेट करता है। इसके बाद एक शाइन स्कीम है दैट इज स्टैंडर्ड्स हेल्प इन्फॉर्म एंड नर्चर एम्पावर्ड वुमेन। ठीक है, ये वुमेन सेंट्रिक क्वालिटी अवेयरनेस और एम्पावरमेंट इनिशिएटिव है थ्रू दी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड दी NGOs। इसके बाद है BIS सक्षम। ये है स्कीम फॉर एक्नॉलेजिंग नॉलेज, स्किल्स एंड हाई इम्पैक्ट मेरिट
एनुअल एक्सीलेंस रिकॉग्निशन फ्रेमवर्क, ठीक है, ये है। इसके बाद है स्टैंडर्ड्स नेशनल एक्शन प्लान SNAP, दैट इज 22 to 27। ये एक नेशनल रोड मैप है जो कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के लिए स्टैंडर्डाइजेशन की बात करता है। सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट एक्शन, ठीक है, पोजिशनिंग स्टैंडर्ड्स एज इनेबलर्स ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड क्लाइमेट एंड क्वालिटी कल्चर, ठीक है। तो बेसिकली इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, क्वालिटी कल्चर है, उसमें स्टैंडर्ड्स लाने की बात ये करता है, ठीक है। इसके बाद इसके अचीवमेंट की अगर हम बात करें तो अभी तक 94% ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड जो हैं वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि ISO के तहत हार्मोनाइज हो गए। मतलब जैसे ISO में स्टैंडर्ड्स हैं वैसे ही स्टैंडर्ड्स 94% हमने भी अचीव कर लिए हैं। और इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन स्टैंडर्ड्स, ठीक है, इसके साथ हम लोगों ने हार्मोनाइज कर लिया। तो ये हमारा अभी तक का अचीवमेंट है 94% का। क्लियर है बात? चलिए, इसके बाद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग 2026 का प्रीलिम्स दे रहे हैं उनके लिए जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की एक टेस्ट सीरीज हम लोग लेके आ रहे हैं। मतलब ऑलरेडी ये लॉन्च्ड है। टोटल 51 टेस्ट आपको इसमें मिलेंगे ओनली एट 599 रुपीज़। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो जल्द से जल्द इसमें एनरोल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, या आप हमारे ऐप या वेबसाइट के थ्रू जाके भी एनरोल कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको मैं एक नंबर देता हूँ, अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी है, तो आप इस नंबर पर हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दैट इज़ 9150449990। ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, इसके थ्रू आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेट ग्रिड की, द सर्च इंजन ऑफ डिजिटल अथॉरिटेरियनिज्म, ठीक है। अब ये नेट ग्रिड बेसिकली क्या है? अभी फिलहाल इसका कंटेक्स्ट ये है कि नेट ग्रिड को लेकर ये रिपोर्ट्स आई हैं। नेट ग्रिड का मतलब है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, ठीक है, कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड को एक्सपेंड किया जा रहा है और इसको जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है दैट इज NPR उसके साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है, ठीक है। स्टेट पुलिस के लिए वाइडर एक्सेस, रेजिंग फ्रेश डिबेट्स ऑन प्राइवेसी ओवरसाइट एंड द फ्यूचर ऑफ सर्विलांस इन इंडिया, कि किस तरीके से भारत में जो सर्विलांस का फ्यूचर है, ठीक है, प्राइवेसी को लेकर, ओवरसाइट को लेकर भी यहाँ पर डिबेट्स हो रहे हैं। अब नेट ग्रिड क्या है? नेट ग्रिड का मतलब है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। ये एक टेक्नोलॉजी इनेबल्ड इंटेलिजेंस शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। इंटेलिजेंस शेयरिंग, इंटेलिजेंस का मतलब होता है खुफिया, ठीक है, जो भी खुफिया जानकारी होती है उसके शेयरिंग का ये प्लेटफॉर्म है। और इसको जो 26/11 का मुंबई अटैक हुआ था, ठीक है, जो ताज होटल और आसपास के जगहों पर जो हमले हुए थे 26/11 26 नवंबर को, उसके बाद इसको बनाया गया है, ठीक है, टू ओवरकम द इन्फॉर्मेशन सिलोज। इन्फॉर्मेशन सिलोज मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन अलग अलग जगह पर होती है उस तरीके की सारी इंटेलिजेंस शेयरिंग करने के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इट अलाउज द ऑथराइज्ड एजेंसीज टू क्वेरी मल्टीपल डेटाबेसेस इन रियल टाइम थ्रू अ सिक्योर मिडलवेयर विदाउट डायरेक्टली होल्डिंग द डेटा, ठीक है, कि जो मल्टीपल डेटाबेस होते हैं उनको जो है ऑथराइज्ड एजेंसीज हैं वो उन डेटाज को क्वेरी कर सकती है। क्वेरी करने का मतलब है कि उन डेटाज में जो भी उनको चीज़ें सर्च करनी है वो कर सकते हैं, ठीक है, और विदाउट होल्डिंग द डेटा एक मिडिलवेयर के थ्रू वो काम करेंगे, ठीक। अब इसके की फीचर्स की अगर हम बात करें तो मल्टी डेटाबेस एक्सेस, ये लगभग 21 लेवल के डेटा सेट्स या 21 कैटेगरी के डेटा सेट, जैसे कि ट्रैवल का डेटा है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, टेलीकॉम का मेटा डेटा है, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, एसेट्स, इन सबको ये क्या कर सकते हैं, इन सब की एक्सेस इनको मिल जाएगी, ठीक है। एक्सेस, एजेंसी एक्सेस, इनिशियली जो है वो कुछ सेलेक्टेड एजेंसीज को ही इनका डेटा एक्सेस होता था, लेकिन अब ये जो डेटा है ये स्टेट पुलिस तक या जाएगा, ठीक है। पुलिस में SP रैंक जो है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक तक के पुलिस ऑफिसर्स के पास भी इंटेलिजेंस का डेटा रहेगा। इसके बाद टीयर्ड सेंसिटिविटी, क्वेरीज क्लासिफाइड एज नॉन सेंसिटिव, सेंसिटिव एंड हाईली सेंसिटिव, ठीक है। तो हाईली मतलब सेंसिटिविटी को भी जो है वो अलग अलग टीयर्स में बांटा गया है। इसके बाद इसमें AI बेस्ड, AI इनेबल्ड टूल्स, ठीक है, आइडेंटिटी रिजॉल्व करने के लिए या फेशियल रिकॉग्निशन के लिए जो है वो एडवांस एनालिटिक्स जैसे कि AI इनेबल्ड टूल्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, ताकि जो फ्रेगमेंटेड रिकॉर्ड्स हैं उनको कनेक्ट किया जा सके, ठीक है। अब नेट ग्रिड की इंडिया में अगर हम सक्सेस की बात करें तो NPR इंटीग्रेशन, मैंने आपको बताया कि अगर इसको नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के साथ इंटीग्रेट किया जाता है तो इससे बेसिकली 119 करोड़ रेसिडेंट्स का जो फैमिली ट्री बेस्ड आइडेंटिटी वैलिडेशन है वो हो सकता है। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि जो सस्पेक्ट की वेरिफिकेशन है, ठीक है, वो थोड़ा सा स्ट्रेंथन हो जाएगी। हाई ऑपरेशनल वॉल्यूम, अब यहाँ पर ये लिखा गया है कि 45,000 के आसपास क्वेरीज पर मंथ को प्रोसेस करना ये थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने इंटेलिजेंस काम को फ्रॉम एपिसोडिक रिक्वेस्ट टू कंटिन्यूअस रियल टाइम इन्वेस्टिगेटिंग सपोर्ट इसमें बदल दिया कि मतलब अब ये कभी कभार इस तरीके की जब कोई घटना होगी या कोई इस तरीके की इन्फॉर्मेशन होगी, ये उसकी एपिसोडिक रिक्वेस्ट की बजाय उसकी लगातार मतलब हमेशा रियल टाइम में जो है वो इन्वेस्टिगेट करते रहेंगे चीज़ों को, ठीक है। कंटिन्यूअस इस तरीके का प्रोसेसिंग डेटा की चलती रहेगी। CCTNS लिंकेज, इसको बेसिकली क्राइम और क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क के साथ इंटीग्रेट करके इससे होगा क्या
कि जो इंस्टेंट एक्सेस है टू FIRs फ्रॉम 14,000 पुलिस स्टेशन, ठीक है, 14,000 से ज़्यादा पुलिस स्टेशन की जो FIRs है उसको डायरेक्ट एक्सेस या उसका आप कह सकते हैं कि इंस्टेंट एक्सेस इनको मिल जाएगा। तो इससे सेंटर और स्टेट के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है इन केस ऑफ सीरियस क्राइम्स वो भी इंप्रूव होगा। AI डिप्लॉयमेंट दैट इज गैंडीवा, ये बेसिकली एक AI बेस्ड एंटिटी रेजोल्यूशन है दैट हैज़ रिड्यूस सस्पेक्टेड लिंकिंग टाइम फ्रॉम डेज टू मिनट्स। ठीक है, सस्पेक्ट लिंकिंग टाइम मतलब किसी भी जुर्म का जो अपराध है, ठीक है, उसके लिए आप कह सकते हैं कि जो संदिग्ध है, जो सस्पेक्ट है ना, कि कौन से जुर्म किसने किया है, उस जुर्म में कौन कौन सस्पेक्ट है, तो उसको लिंक करने का काम अब ये पहले कई दिन लगते थे, अब वो मिनट्स में हो जाएगा काम। ठीक है, इससे बेसिकली टेरर फाइनेंसिंग में एफिशिएंसी और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम प्रोब्स यानी कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में जो जांच वगैरह है उसमें भी एफिशिएंसी बढ़ेगी। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो पुलिस के, स्टेट पुलिस के जो SP रैंक के ऑफिसर्स हैं अक्रॉस ऑल स्टेट्स, उनको भी अब ये डेटा मिल जाएगा। ठीक है, पहले से जो सेंट्रलाइज्ड सिलोज होते थे, है ना, सिर्फ उन्हीं में डेटा रहता था, अब ये लास्ट माइल तक आप कह सकते हैं कि नीचे स्तर तक पुलिस इंटेलिजेंस जो है ये इनको मिलेगी। ठीक, अब इसको लेकर चैलेंजेस और कंसर्न्स की अगर हम बात करें तो लेजिस्लेटिव लैकूना यानी कि जो नेट ग्रिड है ये अभी भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के वाया ऑपरेट करता है। ठीक है, इसका कोई स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क नहीं है जो इसकी पावर्स, लिमिट्स और अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स को डिफाइन कर सके। इसके बाद प्रोपोर्शनलिटी रिस्क की हम बात करते हैं, तो अगर जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि फाइनेंशियल डेटा और ट्रैवल डेटा को ये एक्सेस कर सकते हैं, अब ये काफ़ी सेंसिटिव डेटा है ना, कि कोई व्यक्ति के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस किस तरीके के हैं या वो कहाँ कहाँ ट्रैवल करता है, ये काफ़ी सेंसिटिव डेटा है। ठीक है, एंड इन सारे डेटाज की एक्सेस without a registered FIR may violate the necessity and proportionality standard set in Justice P.S. Puttaswamy versus Union of India। ठीक है, ये वाला जो केस था इसमें ये बताया गया था कि जो राइट टू प्रिवेसी है अंडर आर्टिकल 21, मतलब उसको अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ माना गया है ना इस जजमेंट में। तो अब यहाँ पर ये लिखा गया है कि जो हमारा सेंसिटिव डेटा है लाइक फाइनेंशियल डेटा या ट्रैवल डेटा, अब किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर FIR हो तो उसका तो कोई भी डेटा आप एक्सेस करें, मतलब जांच एजेंसियां एक्सेस करें, इंटेलिजेंस एजेंसी एक्सेस करें तो समझ में आता है, लेकिन इसको NPR के साथ आप एक तो कनेक्ट कर रहे हैं, है ना, और उसके बाद आप सबका डेटा एक्सेस करेंगे तो वो बात ठीक नहीं है ना। ठीक है ना, तो सबका डेटा अगर आप एक्सेस ऐसे करोगे तो वो अच्छी बात नहीं है, फिर उससे तो मतलब हर आदमी की आप एक तरीके से सर्विलांस कर रहे हो कि वो कहाँ जा रहा है ना, किससे मिल रहा है, क्या ट्रांजेक्शन्स कर रहा है ना, टेलीकॉम का मेटा डेटा आपने ले लिया, तो मतलब ये तो सर्विलांस बढ़ जाएगी इससे, है ना। फिर एल्गोरिथमिक बायस की बात कर रहे हैं, इंटरनल रिव्यूज़ ये नोट करते हैं कि लगभग 15% के आसपास फॉल्स पॉजिटिव है इन फेशियल रिकॉग्निशन। ठीक है, कि जो फेशियल रिकॉग्निशन किया जा रहा है उसमें 15% फॉल्स पॉजिटिव है, कि मतलब जिसको सही माना गया वो 15% केसेस में गलत उसने रिकॉग्नाइज किया है। तो इससे बेसिकली क्या होगा कि मिस आइडेंटिफिकेशन का खतरा बढ़ जाएगा, खासकर जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं उनके लिए। इसके बाद जो DPDP एक्ट है यानी कि जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें भी एग्जम्पशंस है। ठीक है, जो 2023 का डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर जो एग्जम्पशंस है उससे क्या होगा कि जो सिटीजन्स हैं, सिटीजन्स को करेक्शन या ग्रेवियांस के अधिकार नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इससे इंफॉर्मेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है वो भी वीक होगा। और फंक्शन क्रीप की अगर हम बात करें तो एक्सपेंशन फ्रॉम काउंटर टेररिज्म टू रूटीन फाइनेंशियल एंड सिविल केसेस डाइल्यूट्स पर्पस लिमिटेशन एंड नॉर्मलाइजेस मास सर्विलांस। ठीक है, आप काउंटर टेररिज्म करने के लिए, मतलब इसको मैंने बताया ना कि बनाया कब गया, 26/11 जब हुआ था, जब मुंबई के ऊपर अटैक हुआ था तब तब बनाया गया उसके बाद, है ना। तो काउंटर टेररिज्म करने के लिए अगर आप ऐसा कुछ बना रहे हैं, ठीक है, तो वो अलग चीज़ है। बट आप फाइनेंशियल और सिविल केसेस वो भी रूटीन, है ना, अगर आप वो करते हैं तो इससे इसका जो लिमिटेशन है ना, जो क्या है इसका जो पर्पस लिमिटेशन है कि किस पर्पस के लिए काम करा जा रहा है ना, और उसकी कुछ लिमिटेशन है, उसको ये डाइल्यूट करता है। और साथ ही साथ जो मास सर्विलांस है कि मास स्तर पर लोगों की सर्विलांस, आप एक तरीके से लोगों के ऊपर नज़र रख रहे हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, है ना, तो उस चीज़ को नॉर्मलाइज करता है और ये चीज़ ठीक नहीं है। इसकी अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें तो यहाँ पर ये दिया गया है कि पार्लियामेंट्री ओवरसाइट होना चाहिए, यानी कि स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाए ऑन इंटेलिजेंस टू ऑडिट द क्वेरी लॉग्स, स्कोप, क्रीप एंड कंप्लायंस एनुअली। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ऑडिट करने के लिए स्टैंडिंग कमेटी होनी चाहिए, एक इंटेलिजेंस कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटेलिजेंस। ठीक है, इसके बाद जुडिशियल ऑथराइजेशन की अगर हम बात करें तो इसमें ये लिखा गया है कि जब आप किसी का हाईली सेंसिटिव डेटा जैसे कि उसके बैंक रिकॉर्ड्स या टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सेस करते हैं, कोई भी अथॉरिटी करती है, तो उसके लिए जुडिशियल वारंट्स जो हैं वो कोर्ट का वारंट जो है आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद सनसेट और डेटा मिनिमाइजेशन, इसमें यह लिखा है कि कुछ ऐसा मतलब क्लॉज लाया जाए
कि जो आप डेटा लेके आए हैं, ठीक है, वो डेटा क्या हो, डेटा रिटेंशन, जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो डेटा आप किसी का ले रहे हैं, ठीक है, जो डेटा आप रिटेन कर रहे हैं, उसमें एक टाइम बाउंड क्लॉज होना चाहिए, है ना, कि मतलब अगर जैसे कि आपने हर व्यक्ति का डेटा लिया, ठीक है, अगर आप अब वो व्यक्ति मान लीजिए सस्पिशियस नहीं है, ठीक है, वो व्यक्ति सस्पेक्ट नहीं है, तो उसका एक डेटा को आप लोग क्लियर करें, ऑटोमेटिकली डिलीट करें। ऐसा थोड़ी कि आपने किसी का डेटा ले लिया और ज़िंदगी भर तक उसके डेटा को अपने पास रखे हुए हैं, है ना, तो वो चीज़ बताई गई है। इसके बाद एल्गोरिथमिक अकाउंटेबिलिटी, दैट इज adopt bias audits, explain ability standards and human in the loop safeguards for AI driven profiling। ठीक है, तो बेसिकली जो AI में यूज़ कर रहे हैं उसको लेकर ये बातें की जा रही हैं। इसके बाद प्रिजर्विंग प्राइवेसी प्रिजर्विंग ग्लोबल कोऑपरेशन, यूजिंग प्राइवेसी प्रिजर्विंग डेटा शेयरिंग प्रोटोकॉल्स फॉर कोऑपरेशन विद द इंटरपोल एंड फॉरेन एजेंसीज विदाउट रॉ डेटा एक्सपोजर। यानी किसी व्यक्ति का जो भी आपके पास रॉ डेटा है, उस डेटा को आप ऐसे ही किसी भी फॉरेन एजेंसीज या इंटरपोल के साथ डायरेक्टली शेयर ना करें, ठीक है, उसके साथ आप डेटा जो है उस व्यक्ति का शेयर करें, लेकिन उसकी प्राइवेसी को प्रिजर्व रखते हुए डेटा शेयर करें, ठीक है, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। अब नेटग्रिड ने जो है वो इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन को स्ट्रेंथन किया है ना, और इंडिया में जो इन्वेस्टिगेटिव एफिशिएंसी है, यानी कि जो भी इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं उस एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया है ज़रूर, लेकिन इसका जो रैपिड एक्सपेंशन है, स्पेशली पॉपुलेशन स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि जो इसको एनपीआर के साथ जोड़ने की बात हो रही है, और जो एआई एनालिटिक्स की से इसको जोड़ा गया है, मतलब एआई एनालिटिक्स का इसमें यूज़ हो रहा है, इसने कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स को आउटपेस किया है, कि मतलब जो हमारी प्राइवेसी को लेकर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स मिलते हैं, ये उससे तेज़ आगे बढ़ रहा है, और एक तरीके से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं उनको भी ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ब्रीच कर रहा है। ठीक है, एम्बेडिंग लो बाउंड ओवरसाइट, यानी कि जो भी ओवरसाइट आप रख रहे हैं वो लो बाउंड होनी चाहिए, कानूनी तरीके से होनी चाहिए, उसमें प्रोपोर्शनैलिटी होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं ताकि हम इंश्योर कर सकें सिक्योरिटी, यानी कि हम सुरक्षा को भी इंश्योर कर सकें, और जो हमारे डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स हैं, ठीक है, जो हमारे लोकतांत्रिक आप कह सकते हैं स्वतंत्रता है, या जो हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, वो भी सेक्रीफाइस ना हो। आई होप बात क्लियर है। चलिए, इसके बाद हम लोग अगले आर्टिकल पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले ये आप देख लीजिए कि किस तरीके से आप लोग इस कोर्स की जो ये पीडीएफ्स मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, आप इनको कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारा एक कोर्स है, आप हमारे ऐप या वेबसाइट में चले जाएं, आपको इस तरीके का एक कोर्स दिखाई देगा। सिर्फ 99 रुपीज़ में हम आपको ये कोर्स अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। दिस इज़ एन इंट्रोडक्टरी ऑफर प्राइस, सिर्फ 99 रुपीज़ में ये कोर्स आपको मिल रहा है। आप हमारी ऐप या वेबसाइट पर चले जाएँ और वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें पूरे मंथ के जितने भी पीडीएफ्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। कल भी हमने शेयर किया था और आज भी इसी तरीके से हम लोग शेयर ज़रूर करेंगे। चलिए, इसके बाद बात करते हैं जो क्लाइमेट टारगेट्स हैं, ठीक है, उसमें लेकर इंडिया को, उसको लेकर इंडिया की क्या प्रोग्रेस है। तो रिसेंटली यहाँ पर बात हुई है इंडिया की जो परफॉर्मेंस है ऑन इट्स पेरिस क्लाइमेट कमिटमेंट्स। ठीक है, जो हमने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, उसके अंतर्गत जो हमने अपने एनडीसीज सबमिट किए थे, उनको लेकर हम कहाँ पर हैं, हमारी प्रोग्रेस कैसी है। तो इसमें बताया गया है कि जो हमारे एमिशंस इंटेंसिटी रिडक्शन और रिन्यूएबल कैपेसिटी के टारगेट्स थे वो तो ऑन ट्रैक हैं, लेकिन अगर हम एब्सोल्यूट एमिशंस और कोल डिपेंडेंस की बात करते हैं तो ये अभी भी आने वाले दशक के लिए एक कंसर्न हमारा है। ठीक है, तो इंडिया के क्लाइमेट टारगेट्स जो हैं वो कहाँ से आते हैं, मैंने आपको बताया कि जो एनडीसीज हैं, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन अंडर द यूएनएफसीसीसी, वहाँ से आते हैं।
और ये बेसिकली गाइडेड है बाय द प्रिंसिपल ऑफ CBDR, दैट इज कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये भी हमें पता है कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब है कि हालांकि पूरे दुनिया के सभी देशों की ये एक कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एमिशंस को कम करना है, क्लाइमेट चेंज को बचाना है, लेकिन सबकी बराबर जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, सबकी अलग अलग जिम्मेदारी है बेस्ड अपॉन कि किसने पास्ट में कितना एमिशंस किया है, किस देश की कितनी कैपेसिटी है, उसको उस हिसाब से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। ठीक है, अब ये जो टारगेट्स हैं, इन टारगेट्स का एम ये है कि हमें जो अपनी डेवलपमेंटल नीड्स हैं उनको और क्लाइमेट मिटिगेशन और अडेप्टेशन को बैलेंस करना है। ठीक है, तो इंडिया के जो की क्लाइमेट टारगेट्स हैं, अगर उसकी हम बात करें तो एमिशन इंटेंसिटी के रिडक्शन हमारे टारगेट्स ये हैं कि हमें अपनी जो एमिशन इंटेंसिटी है जीडीपी की, उसको 33 to 35% कम करना है 2030 तक कंपेयर टू 2005 लेवल। ठीक है, और इस टारगेट को हमने रिवाइज किया है हमारे 2022 के एनडीसी में, और ये कहा है कि 2030 तक हमने जहां पहले 33 से 35% कहा था और बाद में ये कह दिया है कि हम अपना जो एमिशन इंटेंसिटी है उसको 45% तक रिड्यूस करेंगे कंपेयर टू द 2005 लेवल। इसके बाद नॉन फॉसिल पावर कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो इसमें ये कहा गया है कि 2030 तक हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी या पावर कैपेसिटी जनरेशन है फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेज, हम उसको 40% करेंगे। ये हमने पहले कहा था, फिर हमने इसको रिवाइज करके 50% कर दिया। इसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन की हमने बात करी, हमने ये कहा कि हम 2022 तक 175 गीगावाट जो है वो रिन्यूएबल से अपना एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, और बाद में हमने इसको बढ़ा के कर दिया कि 2030 तक हम 500 गीगावाट कर लेंगे। ठीक है, कार्बन फॉरेस्ट सिंक को लेकर ये बात कही गई कि हम लगभग 2.5 से 3 बिलियन टन का कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट का कार्बन सिंक्स बनाएंगे थ्रू फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बाय 2030। आपको याद होगा कि कल हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें हम बात कर रहे थे अबाउट द ग्रासलैंड, है ना, कि ग्रासलैंड जो है वो भी क्लाइमेट टारगेट्स में होना चाहिए। और इसमें जैसे उसमें भी यहाँ वाले इस वाले पॉइंट का जिक्र था कि हम जब अपने क्लाइमेट कमिटमेंट्स को लेकर बात करते हैं तो फॉरेस्ट का तो हम जिक्र करते हैं, ठीक है, लेकिन हम ग्रासलैंड का जिक्र नहीं करते। तो वहाँ पर भी मैंने आपको ये वाला पॉइंट बताया था। इसके बाद लॉन्ग टर्म हमारा गोल ये है कि हमें नेट जीरो एमिशंस अचीव करने हैं 2070 तक। तो ये तो हमारे टारगेट्स हैं। अब इन टारगेट्स पर हमारा स्टेटस क्या है? ठीक है, हमने 2020 तक ही जो अपने एमिशन इंटेंसिटी की बात की थी कि 33 to 35% कम करना है, 2020 तक ही हमने 36% उसको रिड्यूस कर दिया है। तो हमने जो अपना ओरिजिनल पेरिस टारगेट था 2030 तक का, उसको 2020 में ही अचीव कर लिया है। ठीक है, लेकिन जो हमारा एब्सोल्यूट ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस है वो अभी भी बहुत ज़्यादा है, विच इज़ अराउंड 3 गीगा टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टिंग ओनली द पार्शियल डीकपलिंग ऑफ ग्रोथ फ्रॉम एमिशंस। तो यानी कि एमिशंस से एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ग्रोथ अगर हो रही है तो एमिशंस भी उसके साथ बढ़ रहे हैं, हम उसको डीकपल नहीं कर पा रहे हैं। कि ऐसा नहीं है कि हम ग्रोथ कर रहे हैं, है ना, हमारा विकास हो रहा है लेकिन हम एमिशंस कम कर रहे हैं, ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो एब्सोल्यूट अमाउंट में हमारा एमिशन है वो अभी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद पावर सेक्टर की ट्रांजिशन की अगर हम बात करें तो हमने 2025 के मिड तक 50% ऑफ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को नॉन फॉसिल फ्यूल या नॉन फॉसिल सोर्सेज से जनरेट किया है। ठीक है, दिस इज मेनली ड्रिवन बाय सोलर एंड विंड। ठीक है, अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि नॉन फॉसिल और रिन्यूएबल जो है इनमें अंतर होता है। ठीक है, जैसे नॉन फॉसिल में आपका सोलर आएगा, विंड आएगा, लेकिन इसमें नॉन फॉसिल में आपका न्यूक्लियर भी आएगा। ठीक है, क्योंकि नॉन फॉसिल का मतलब है कि ऐसे सोर्सेज विच आर नॉट फॉसिल, जो फॉसिल बेस्ड नहीं है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, ये सारे फॉसिल बेस्ड हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर भी जो है वो नॉन फॉसिल में आएगा, बट न्यूक्लियर इज नॉट रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब ऐसे जिनकी आप कह सकते हैं कि जो कैपेसिटी है वो इनफाइनाइट है ना, लाइक सोलर, लाइक विंड, लाइक हाइड्रो, ये आपके रिन्यूएबल्स में आएंगे। ठीक है, बट न्यूक्लियर इज नॉन फॉसिल बट न्यूक्लियर इज नॉट रिन्यूएबल। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो नॉन फॉसिल को हमने 50% तो क्रॉस कर लिया है, लेकिन रिन्यूएबल्स की अगर हम बात करें तो सिर्फ 22% ऑफ द एक्चुअल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है वो रिन्यूएबल से हो रहा है। और कोल जो है वो अभी भी बेस लोड पावर का 70% अभी भी कोल से ही हम लोग जनरेट कर रहे हैं। इसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो 2014 में जहां हमारी सोलर की कैपेसिटी, सोलर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की कैपेसिटी 3 गीगावाट के आसपास थी, वो 2025 में बढ़ के 110 गीगावाट हो गई है। ठीक है, लेकिन जो विंड की ग्रोथ है वो थोड़ा सा स्लो है। 175 गीगावाट का टारगेट था 2022 में, वो टारगेट हालांकि मिस हो चुका है, हम उसको पूरा तो नहीं कर पाए, लेकिन हम ये लगता है हमें कि हम जो 2030 का हमने टारगेट दिया है 500 गीगावाट का, इसको हम लोग अचीव कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद फॉरेस्ट और कार्बन सिंक के जो टारगेट्स हैं, जो मैंने आपको बताया कि 2.5 से 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट के हमें फॉरेस्ट सिंक्स जनरेट करने हैं, है ना, फॉरेस्ट और ट्रीज कवर से। तो उसमें ये बताया गया है कि
इंडिया जो है वो अपने इन टारगेट्स को, जो फॉरेस्ट सिंक के टारगेट्स हैं, उनको मीट करने के बहुत नज़दीक है। लेकिन ज़्यादातर इस बात पर निर्भर करता है प्लांटेशंस के ऊपर और जो ब्रॉड फॉरेस्ट कवर की डेफिनेशंस है, ठीक है, उनके ऊपर। क्योंकि फॉरेस्ट कवर की डेफिनेशंस को कभी बदल दिया जाता है तो उससे लगता है कि हमारा फॉरेस्ट मतलब ऑन पेपर तो बढ़ रहा है बट एक्चुअल में नहीं बढ़ रहा है। तो ये हमारा एक इकोलॉजिकल क्वालिटी और परमानेंस को लेकर कंसर्न्स पैदा करता है। इसके बाद अब जो हमारे क्लाइमेट टारगेट्स हैं, इनको अचीव करने को लेकर क्या रोड ब्लॉक्स हैं, है ना, या क्या आप कह सकते हैं कि समस्या हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि हमने 33% रिडक्शन इन एमिशन इंटेंसिटी कर लिया है 2023 तक, लेकिन हमारा जो एब्सोल्यूट एमिशंस है वो लगभग 3.35 गीगा टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट तक पहुँच गया है 2024 में, ठीक है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अब रैपिड जीडीपी ग्रोथ अलाउज इंटेंसिटी टू फॉल इवन एज टोटल एमिशंस इंक्रीज, ठीक है, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ अगर तेज़ है तो हमारी जो आप कह सकते हैं कि जो एमिशन इंटेंसिटी ऑफ द जीडीपी है वो कम हो रही है, ठीक है, और इससे हमारा जो नेशनल कार्बन बजट है वो भी श्रिंक हो रहा है। अब कोल बेस्ड बेस लोड पावर लॉक्स इन, ठीक है, मतलब जो हमारी बेस लोड पावर है वो अभी भी ज़्यादातर प्रोड्यूस कहाँ से हो रही है? कोल से, ठीक है। 65% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट अभी भी कोल से ही आ रहा है। 219 गीगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है और हमारा ये भी प्लान है कि 2031-32 तक हम लगभग 80 गीगावाट्स ऑफ कोल कैपेसिटी को और ऐड करेंगे। तो इससे हमारा जो लॉन्ग टर्म कार्बन लॉक इन है वो उस पर खतरा है। कार्बन लॉक इन का मतलब वही है कि जो हम कार्बन कम करना चाहते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा जो स्ट्रक्चरल डीकार्बनाइजेशन है वो डिले हो सकता है, क्योंकि अभी तो हम यही बात कर रहे हैं कि हम और ज़्यादा कार्बन कैपेसिटी को ऐड करेंगे, ठीक है। इसके बाद स्टोरेज और ग्रिड कंस्ट्रेंट्स। अब देखो, जो हाई रिन्यूएबल कैपेसिटी है दैट इज अंडरमाइंड बाय वीक स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन, क्योंकि जो रिन्यूएबल कैपेसिटी है उसको आप इंटरमिटेंटली ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उसको आप कंटिन्यूस यूज नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे मान लीजिए कोल फायर्ड पावर प्लांट्स हैं, उनसे तो बिजली दिन भर के 24 घंटे में बन सकती है, ठीक है, लेकिन जो सोलर पावर है उससे आप सिर्फ दिन के समय में बिजली बना सकते हैं, है ना। उसको रात के समय में अगर यूज़ करना है तो उसको कहीं पर स्टोर करना पड़ेगा। तो हमारे लिए सबसे बड़ी ये जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज है इसकी प्रॉब्लम है, ठीक है। सोलर जो है वो 110 गीगावाट को क्रॉस कर गया है, लेकिन जो ऑपरेशनल हमारा बैटरी एनर्जी स्टोरेज है वो सिर्फ 0.3 गीगावाट आर की है अगेंस्ट द मल्टी गीगावाट नीड्स। ज़रूरत बहुत ज़्यादा है लेकिन उसकी स्टोरेज बहुत कम है। तो इसलिए प्रॉब्लम यह है कि हम रिन्यूएबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल बेस लोड के लिए नहीं कर सकते, इसीलिए हमें अभी भी कोल के ऊपर निर्भर रहना पड़ रहा है, ठीक है। और जो ट्रांसमिशन कमिश्निंग है दैट इज़ 42% शॉर्टफॉल इसमें है, ठीक है, लिमिट्स देयर रिन्यूएबल इवैक्यूएशन। तो इसलिए हम रिन्यूएबल को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन और फॉरेस्ट गवर्नेंस गैप्स। अब जो ये कैंपा फंड है दैट इज़ कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट का जो फंड होता है, इसका यूटिलाइजेशन भी बहुत पुअर है, ठीक है। जितना भी फंड रिलीज होता है स्टेट्स उसका कुछ ही फ्रैक्शन जो है वो स्पेंड करते हैं। अफॉरेस्टेशन जो है जो किया जा रहा है अफॉरेस्टेशन वो भी प्लांटेशन सेंट्रिक है, ठीक है। नेचुरल रीजनरेशन को निगलेक्ट किया जा रहा है और फॉरेन जो कार्बन सिंक्स है, फॉरेस्ट कार्बन सिंक्स, वो इकोलॉजिकली फ्रेजाइल होते जा रहे हैं अंडर द ड्राउट्स एंड फायर स्ट्रेस, ठीक है। ड्राउट्स का और फायर का स्ट्रेस है तो उसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि जो ये कार्बन सिंक्स हैं वो इकोलॉजिकली फ्रेजाइल हो रहे हैं, ठीक है। वे अहेड की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट तो वही है कि हमें अपनी एनर्जी स्टोरेज जो है उसको बढ़ाना होगा, जो ग्रिड्स है उनको मॉडर्नाइज करना होगा, ठीक है। फास्ट ट्रैक द नेशनल इलेक्ट्रिसिटी मिशन प्लान, ताकि हम जो 500 गीगावाट की नॉन फॉसिल कैपेसिटी बनाने की बात कर रहे हैं उसको इंटीग्रेट कर सकें, ठीक है। 74 गीगावाट ऑफ BESS अचीव करना है। 50 गीगावाट ऑफ पम्प्ड हाइड्रो अचीव करना है 2032 तक, ताकि जो पम्प्ड हाइड्रो एनर्जी है, ठीक है, पम्प्ड हाइड्रो एनर्जी का मतलब मैंने आपको बताया था एक बार पहले भी कि जैसे आपका घर में वो होता है ना पानी वाला पंप, टुल्लू पंप जिसको बोलते हैं, तो उसकी तरह ये है कि आप क्या करें कि जब आपके पास एक्स्ट्रा बिजली है तो आप उस पंप को चला के पानी को हाई लेवल पर पहुंचा दें, ठीक है। और बाद में जब वो पानी हाई लेवल पर पहुंच गया है तो उसको आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की तरह यूज़ कर सकते हैं बिजली बनाने के लिए, ठीक है। दैट इज नोन एज पम्प्ड हाइड्रो, ठीक है। इसको VGF दैट इज़ वायबिलिटी गैप फंडिंग फॉर स्टोरेज, उससे सपोर्ट दिया जाए ताकि जो हमारी कैपेसिटी है उसको हम रिलायबल जनरेशन में कन्वर्ट कर सकें। इसके बाद ट्रांसपेरेंट कोल ट्रांजिशन रोड मैप, ठीक है। इसमें यह बताया गया है कि जो ओल्ड और एफिशिएंट थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनके रिटायरमेंट में तेज़ी लाएं, ठीक है। बिल्डिंग ऑन द 4.6 गीगावाट कमीशनड बाय 2025, ठीक है। जो 2025 तक हमने 4.6 गीगावाट डीकमीशन किया है उसी में हम और तेज़ी लाएं और जो हमारे पुराने और इनएफिशिएंट थर्मल प्लांट्स हैं उनको हम लोग रिटायर करें, ठीक है। जो अबेंडेंट कोल माइंस हैं उनको सोलर और पम्प्ड स्टोरेज के लिए यूज़ करें। तो इससे बेसिकली क्या हो सकता है कि जो कोल डिपेंडेंट रीजन्स हैं उनका भी ट्रांजिशन जस्ट हो सकता है। जस्ट मतलब कि
न्यायपूर्ण तरीके से, ठीक है, जस्टफुल तरीके से उनका ट्रांजिशन हो सकता है। क्लियर है बात? अब इसके बाद एक और पॉइंट इसमें दिया हुआ है, इंडस्ट्रियल डिकार्बनाइजेशन थ्रू ग्रीन हाइड्रोजन। जो हमारा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मिशन है, जो लगभग 19,744 करोड़ का है, उसका इस्तेमाल करें ताकि हम हमारे फर्टिलाइज़र, स्टील और रिफाइनिंग को डीकार्बोनाइज कर सकें। ठीक है, जो 5 मिलियन मीट्रिक टन का एनुअल हाइड्रोजन का टारगेट है 2030 का, विच इज़ बैक्ड बाय द साइट इंसेंटिव्स। साइट इंसेंटिव्स का मतलब वही है कि जो उसमें आपका इलेक्ट्रोलाइट्स के प्रोडक्शन के लिए या जो ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हम जो हार्ड टू एबेट एमिशंस हैं उनको कट कर सकें, स्ट्रक्चरली उनमें कट कर सकें। ठीक है, हमारी फॉरेस्ट और कार्बन पॉलिसी को रिफॉर्म करने की बात कही जा रही है कि इंडियन कार्बन मार्केट को ऑपरेशनलाइज करें और बाइंडिंग सेक्टोरल टारगेट्स रखें ताकि हम कॉस्ट इफेक्टिव मिटिगेशन कर सकें। ठीक है, कैंपा का जो फोकस है वो प्लांटेशन से हम उसको चेंज करके असिस्टेड नेचुरल रीजनरेशन और बायोडाइवर्सिटी रिच फॉरेस्ट की तरफ लेके जाएं, ताकि जो हमारे कार्बन सिंक्स हैं वो रेजिलिएंट रहें और लॉन्ग टर्म रहें, और वो जो हमारी कार्बन सिंक्स की इकोलॉजी है वो फ्रेजाइल ना हो। ठीक है, इंडिया ने जो है अपने हेडलाइन क्लाइमेट कमिटमेंट्स को ज़्यादातर हद तक, मतलब लार्जली डिलीवर किया है, स्पेशली जो एमिशन रिडक्शन के टारगेट्स हैं और जो नॉन फॉसिल के कैपेसिटी एक्सपेंशन है वो तो हमने कर लिया है, लेकिन हमारे जो एब्सोल्यूट एमिशंस हैं वो बढ़ रहे हैं। कोल के ऊपर हमारी निर्भरता अभी भी बहुत ज़्यादा है, हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत कम है अभी भी, है ना, और जो फॉरेस्ट गवर्नेंस है, इन सब की वजह से जो रियल क्लाइमेट इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो रहा है। तो अगले 5 साल जो है वो बहुत क्रिटिकल हैं, ताकि हम अपने टारगेट्स को, जो हमारे टारगेट्स हैं ऑन पेपर, उनको ड्यूरेबल एमिशन मॉडर्नाइजेशन एंड इकोलॉजिकल रेजिलियंस में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, तो अच्छा आर्टिकल है, ध्यान से इसको आप समझ गए होंगे आई थिंक। चलिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे साथ जुड़ के सीसेट पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, या रिकॉर्डेड क्लासेस में ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, या हमारे ऐप या वेबसाइट में जाके भी आप एनरोल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का जो लास्ट आर्टिकल है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इसरो यहाँ पर PSLV C62 यानी कि EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट N1 को लॉन्च करने वाला है 12 जनवरी के दिन। ठीक है, इसरो जो है वो 2026 की शुरुआत करेगा विद PSLV C62 मिशन, जो कि जिसके थ्रू लॉन्च किया जाएगा एडवांस्ड सर्विलांस रॉकेट सैटेलाइट दैट इज EOS N1। इसका जो कोड नेम है दैट इज अन्वेषा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और इसके साथ 18 और पेलोड जो है वो भी लॉन्च किए जाएंगे। EOS N1, EOS का मतलब है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, N1 इसका नाम है अन्वेषा कोड नेम। ये एक एडवांस्ड हाइपर स्पेक्ट्रल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ठीक है, जिसको डेवलप किया गया है प्राइमरीली इंडिया की स्ट्रेटेजिक और सिविलियन रिमोट सेंसिंग नीड्स को सपोर्ट करने के लिए। लॉन्च किया जाएगा 12 जनवरी को, और लॉन्च किया जाएगा PSLV C62 के तहत। कहाँ से किया जाएगा? श्रीहरिकोटा से। ठीक है, अब इसका जो एम है वो क्या है कि स्पेस बेस्ड सर्विलांस, यानी कि स्पेस से हम लोग सर्विलांस करेंगे, रिकॉनेसाइंस कैपेबिलिटीज़ रहेंगी, वाइल सपोर्टिंग सिविल एप्लीकेशन। सिविल एप्लीकेशन जैसे कि एग्रीकल्चर में इसका यूज़ होगा, अर्बन प्लानिंग, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, इन सब में भी ये इसका रोल रहेगा। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग का मतलब है कि ये हंड्रेड्स ऑफ स्पेक्ट्रल बैंड्स में डेटा को कैप्चर करेगा, जिससे हम मटेरियल्स की और सरफेस के फीचर्स की प्रिसाइज आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे। स्ट्रेटेजिक सर्विलांस मतलब ये बॉर्डर मॉनिटरिंग में काम आएगा, टेरेन एनालिसिस इससे किए जाएंगे, थ्रेट डिटेक्शन होगा। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग नेशनल सिक्योरिटी, ये सारे काम इसके थ्रू करे जाएंगे। एग्रीकल्चर सपोर्ट भी होगा, मैंने बताया कि क्रॉप हेल्थ असेसमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं, सॉइल का मॉइस्चर एनालाइज कर सकते हैं, यील्ड एस्टिमेशन, ये सब भी करेगा, तो एग्रीकल्चर में भी ये सपोर्ट करेगा। इसके बाद अर्बन और इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग, ठीक है, लैंड यूज प्लानिंग को सपोर्ट करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, ये सब करेगा। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग की अगर हम बात करें तो इकोसिस्टम में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको ट्रैक कर सकता है, पोल्यूशन के पैटर्न को ट्रैक कर सकता है, और जो क्लाइमेट रिलेटेड इंपैक्ट्स हैं उनको भी ये ट्रैक कर सकता है। ठीक है, आई होप आप बात समझ गए। तो चलिए, इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ये PDFs डाउनलोड करना चाहते हैं, जो एग्जैक्ट PDF हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं, वो PDFs आपको हमारे वेबसाइट में या ऐप पर कोर्स है, ये जो कोर्स यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस कोर्स में आप चले जाएंगे, सिर्फ 99 रुपीज़ में। ठीक है, अभी ये इंट्रोडक्टरी ऑफर है, शुरुआती ऑफर है, सिर्फ 99 रुपीज़ में हम आपको दे रहे हैं। और पूरे जनवरी के महीने के जितने भी PDFs हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो आप डेली बेसिस पर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इस कोर्स के तहत, या फिर जो मंथली होगा, मतलब जब पूरा मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम आपको एक ऐसा PDFs देंगे पूरा का पूरा, जो आप डाउनलोड भी कर पाएंगे और उसको चाहे तो आप प्रिंट भी करा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप इस कोर्स में भी एनरोल कर लें। और हमारा जो ये YouTube चैनल है
ओकुल IAS, इसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लें अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और इसको ज़रूर शेयर भी करें अगर आपको वीडियोस वगैरह पसंद आ रहे हैं तो, और आपके जो भी फीडबैक हैं वो भी मुझे ज़रूर प्रोवाइड करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे अपने डेली न्यूज़ एनालिसिस में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।